नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार। भारत की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही है, उपराष्ट्रपति कौन बनेगा। क्या यह कुर्सी जाएगी बीजेपी के उम्मीदवार के पास या फिर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के हाथ लगेगी जी। दोस्तों, यह चुनाव सिर्फ एक संवैधानिक पद का चुनाव नहीं है। यह चुनाव असल में मोदी शाह की पकड़ की परीक्षा है और विपक्ष की एकजुटता का इम्तिहान भी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमारे इस वीडियो को देश के किस राज्य से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, भारत की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा धमाका हो चुका है। सुदर्शन रेड्डी ने उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन कर दिया है और इस नामांकन ने मोदी शाह की पूरी रणनीति को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि जब रेड्डी संसद पहुंचे तो उनके साथ सिर्फ कागजात नहीं थे, उनके साथ खड़ी थी पूरी इंडिया गठबंधन की ताकत। सोचिए जरा, नामांकन के मंच पर सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, शरद पवार जैसे बड़े बड़े नेता एक कतार में नजर आ रहे थे। यह सिर्फ तस्वीर नहीं थी, यह एक संदेश था सीधा प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को कि यह चुनाव किसी भी हाल में एक तरफा नहीं होगा। रेड्डी का दावा है कि उनके पास 60% वोट हैं और यही दावा बीजेपी के भीतर भूचाल पैदा कर रहा है। कहा जा रहा है कि गुजरात लॉबी बेचैन है और कुछ सांसद इतने नाराज हैं कि क्रॉस वोटिंग करने की तैयारी में हैं। दोस्तों, सुदर्शन रेड्डी ने जब उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन किया तो वो सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं थी। वो तस्वीर जब उनके साथ सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, शरद पवार और इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेता खड़े थे, दरअसल देश की राजनीति का एक बड़ा संदेश था। यह तस्वीर कह रही थी कि विपक्ष अब बिखरा हुआ नहीं है, बल्कि पूरी ताकत से एकजुट होकर मैदान में उतर चुका है। याद रखिए, भारतीय राजनीति में अक्सर तस्वीरें ही नैरेटिव तय करती हैं। जैसे 1977 में जयप्रकाश आंदोलन के समय हुई रैली की तस्वीरें या 2014 में मोदी की विशाल रैलियों की तस्वीरें, उसी तरह रेड्डी के नामांकन की तस्वीर भी आने वाले दिनों में पॉलिटिकल सिंबल बन सकती है। रेड्डी का कहना है कि उनके पास 60% वोट हैं। अब यह दावा इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव में आमतौर पर सत्ता पक्ष यानी सरकार का पलड़ा भारी होता है, लेकिन अगर विपक्षी उम्मीदवार 60% का दावा करे तो यह सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि सत्ता के लिए सीधी चुनौती है। यह वही स्थिति है जैसे शतरंज में कोई खिलाड़ी सीधा राजा पर हमला कर दे। इस दावे ने मोदी शाह की पूरी रणनीति को डगमगाने पर मजबूर कर दिया है। बीजेपी और गुजरात लॉबी की बेचैनी वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक ने बताया है कि बीजेपी के अंदर खासकर गुजरात लॉबी में बेचैनी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि संघ और बीजेपी के बीच रिश्तों में पहले से ही दरारें हैं। मोदी शाह की शैली हर चीज को कंट्रोल करने वाली है, जबकि संघ के कुछ वरिष्ठ नेता इसे पसंद नहीं करते। कई सांसद ऐसे हैं जो चुपचाप नाराज हैं लेकिन बोलते नहीं। अब डर यह है कि यह नाराजगी क्रॉस वोटिंग में बदल सकती है, यानी एनडीए के ही सांसद वोट डाल सकते हैं विपक्षी उम्मीदवार के पक्ष में। भारतीय राजनीति में क्रॉस वोटिंग नई नहीं है। 1979 में चौधरी चरण सिंह की सरकार और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार इसी वजह से गिरते गिरते बची या गिरी थी। अब आते हैं चंद्रबाबू नायडू पर, क्योंकि इस चुनाव में सबसे बड़ी भूमिका उन्हीं की है। नायडू के पास 20 सांसद हैं। हाल ही में जब अमित शाह ने संसद में कुछ बिल पेश किए तो नायडू की नाराजगी सामने आई। नायडू पहले भी जेल जा चुके हैं और उन्हें डर है कि केंद्र सरकार के पास जो नए कानून हैं उनका इस्तेमाल उनके खिलाफ भी किया जा सकता है। यानी नायडू ऐसी स्थिति में हैं कि अगर वो विपक्ष के साथ खड़े हो जाएं तो चुनाव का नतीजा बदल सकता है। इतिहास गवाह है कि नायडू हमेशा मौके की राजनीति करते आए हैं, कभी बीजेपी के साथ, कभी कांग्रेस के साथ, और यही वजह है कि आज भी सबकी नजरें उन पर टिकी हैं। अब जरा उम्मीदवार खुद कौन है इस पर ध्यान दें। सुदर्शन रेड्डी का पूरा करियर राजनीति से अलग रहा है। 1993 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में जज बने,
2005 में गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। 2007 में सुप्रीम कोर्ट में जज बने। वो संविधान और कानून के गहरे जानकार हैं, यानी उनका चेहरा साफ सुथरा है, उन पर भ्रष्टाचार या राजनीति का कोई दाग नहीं। विपक्ष जानता है कि अगर उन्हें उम्मीदवार बनाया जाए तो जनता के सामने यह संदेश जाएगा कि हम सत्ता की राजनीति नहीं बल्कि संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब आते हैं चुनावी गणित पर। उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 782 सांसद वोट डालते हैं। जीत के लिए चाहिए 392 वोट। एनडीए के पास लोकसभा में 293 और राज्यसभा में 133 सांसद हैं, यानी कुल मिलाकर करीब 426 सांसद। लेकिन विपक्ष का दावा है कि उसके पास भी लगभग उतनी ही ताकत है। अगर टीडीपी 2 सीट, वाईएसआर 11, इक्वलिस बीआरएस 4 को जोड़ लें तो 33 सांसद निर्णायक हो जाते हैं, यानी स्थिति बेहद पेचीदा है। अगर विपक्ष इन दलों को अपने साथ मिला ले तो मोदी शाह की रणनीति पलट सकती है। यह चुनाव अब सीधे नंबर्स गेम से नर्व्स गेम यानी हिम्मत और रणनीति की लड़ाई बन चुका है। समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव ने खुलकर कहा है कि बीजेपी के भीतर असंतोष है। कई सांसद पार्टी लाइन से हटकर वोट डाल सकते हैं। याद रखिए, सांसदों की नाराजगी हमेशा संसद में भाषणों में नजर नहीं आती। कई बार वो सिर्फ गुप्त मतदान में बाहर आती है। यानी ये चुनाव मोदी शाह के लिए फुल प्रूफ नहीं है, बल्कि इसमें चौंकाने वाले नतीजे भी आ सकते हैं। इस बीच राहुल गांधी ने बड़ा सवाल उठाया है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहां हैं? वही धनखड़ जो राज्यसभा में विपक्ष पर जमकर हमले करते थे, मोदी सरकार की तारीफों के पुल बांधते थे, लेकिन इस्तीफा देने के बाद उनका फेयरवेल तक नहीं हुआ और अब वो पूरी तरह गायब हैं। क्या ये सिर्फ संयोग है या इसके पीछे भी कोई बड़ी सियासी चाल छिपी है? यही वो सवाल है जिसने दिल्ली की राजनीति को और रहस्यमयी बना दिया है। इंडिया गठबंधन साफ कर चुका है कि यह चुनाव औपचारिकता नहीं बनने दिया जाएगा, चाहे संसद के अंदर हो या जनता के बीच। विपक्ष बीजेपी को हर जगह चुनौती देगा। आम आदमी पार्टी ने भी रेड्डी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। इसका मतलब है कि विपक्ष सिर्फ चुनाव जीतना नहीं चाहता, बल्कि एक पॉलिटिकल नैरेटिव भी बनाना चाहता है। वो जनता को यह दिखाना चाहता है कि मोदी शाह अजेय नहीं है। तो दोस्तों, अब सवाल यही है, क्या विपक्ष सचमुच 392 वोट जुटा पाएगा? क्या एनडीए के सांसदों में क्रॉस वोटिंग होगी? और क्या यह चुनाव भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ साबित होगा? इतना तय है कि यह उपराष्ट्रपति चुनाव सिर्फ एक संवैधानिक पद का चुनाव नहीं है, बल्कि यह तय करेगा कि आगे भारतीय राजनीति का रास्ता किस ओर जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, संसद से निकली एक तस्वीर ने दिल्ली की राजनीति में ऐसा भूकंप ला दिया है कि हड़कंप सिर्फ विपक्ष में नहीं बल्कि बीजेपी खेमे में भी मचा है। 527 वोट वाली पार्टी जब समर्थन के लिए दर दर भटकती दिखे, तब समझ लीजिए कि कहानी सिर्फ वोटों की नहीं, भरोसे की भी है। आज हम आपको दिखाएंगे कि इस तस्वीर के पीछे छिपा सच क्या है और क्यों यह खेल उपराष्ट्रपति पद से कहीं बड़ा हो चुका है। पूरी खबर आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में हमें यह भी जरूर बताइए कि आप इस वीडियो को भारत के किस राज्य या शहर से देख रहे हैं। दोस्तों, संसद से निकली एक तस्वीर ने भारतीय राजनीति में ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है कि बेचैनी सबसे ज्यादा बीजेपी के भीतर दिख रही है। 427 वोटों वाली पार्टी जब उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में समर्थन के लिए अपने सहयोगियों को टटोलने लगती है, लीजिए कि मामला सिर्फ चुनाव का नहीं बल्कि भरोसे के संकट का है। आंध्र खाने से खबर यह है कि बीजेपी अपने पुराने सहयोगियों तक को साधने में जुटी है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को छोड़कर बाकी दलों से लगातार संपर्क साधा जा रहा है। वजह साफ है, भयंकर क्रॉस वोटिंग की आशंका, और कहा जा रहा है कि यह क्रॉस
वोटिंग इतनी बड़ी होगी कि बीजेपी उसे संभाल नहीं पाएगी। अब हवाला दिया जा रहा है 17 सितंबर का तारीख, जिसे लेकर यह चर्चा है कि नरेंद्र मोदी को अल्टीमेटम दे दिया गया है और इस्तीफे की नौबत आ सकती है। ऐसे में बीजेपी चाहती है कि उससे पहले ही उपराष्ट्रपति पद पर जीत दर्ज कर ली जाए, ताकि संदेश जाए कि उसके पास अभी भी ताकत और नियंत्रण है। आप सबको वो दिन, वो तारीख और वो तस्वीर शायद याद होगी जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह सीपी राधाकृष्णन को बड़े सम्मान के साथ संसद के पुस्तकालय भवन में लेकर आए थे। एक औपचारिक कार्यक्रम था, सबको दिखाने के लिए कि पूरा एनडीए एकजुट है। लेकिन सच कहानियों में नहीं, चेहरों के हाव भाव में छिपा होता है। उस कतार में सबसे आगे खड़े थे सीपी राधाकृष्णन, उनके बगल में राजनाथ सिंह, फिर जेपी नड्डा और फिर आए नितिन गडकरी। आए तो सही, लेकिन मन मारकर उनकी देह भाषा साफ कह रही थी, यहां होना मजबूरी है, पसंद नहीं। और यहीं से नरेंद्र मोदी को पहला संकेत मिल गया था कि आने वाले दिनों में समस्या विपक्ष से कम और अपनी पार्टी से ज्यादा होगी, क्योंकि जिसने अपने ही नेता को नीचा दिखाने की ठान ली हो, वो कब क्रॉस वोटिंग कर दे कोई भरोसा नहीं। याद कीजिए, यही वही लोग थे जिन्होंने संजीव बालियान को हरा दिया था, तब भी जब मोदी और शाह का आशीर्वाद उनके साथ था। ऐसे में मोदी को आभास हो गया एनडीए का संकट बाहर से नहीं, भीतर से है। और फिर जब बी सुदर्शन रेड्डी का नाम घोषित हुआ तो जैसे खेल ही पलट गया। आंध्र प्रदेश की राजनीति में थोड़ी समझ रखने वाला भी जानता है कि बी सुदर्शन रेड्डी चंद्रबाबू नायडू के कितने करीबी हैं, पुराने मित्र, भरोसेमंद साथी। ऐसे में यह तय माना गया कि आंध्र प्रदेश की 16 लोकसभा सीटें और राज्यसभा की एक सीट, कुल 17 वोट एनडीए की झोली से निकल जाएंगे। अब जरा हिसाब लगाइए, 427 में से 17 वोट गए तो बचते हैं 410, और यह तो बस शुरुआत है। राजनीति की गली में कहा जा रहा है कि यह आंकड़ा 410 से भी नीचे लुढ़क कर 370 पर आ सकता है। ऐसे में तस्वीर उलट भी हो सकती है। बी सुदर्शन रेड्डी को 400 वोट तक मिल जाएं और बीजेपी अपने ही गढ़ में घिर जाए। यही तो राजनीति है, जहां कतार में खड़े एक चेहरे का भाव आने वाले तूफान का सबसे बड़ा संकेत बन जाता है। एक आंध्रा खाने से खुलासा हुआ है, अमर उजाला की ही खबर है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने दावा किया है कि उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी और उसका गठबंधन एनडीए बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं है। संख्या बल के बावजूद उसे भरोसा नहीं कर रहे। यही कारण है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को छोड़कर बाकी विपक्षी दलों से लगातार संपर्क साधा जा रहा है। अब जरा इस दावे पर ठहर कर सोचिए, विपक्ष ने अपने उम्मीदवार के रूप में पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज भी सुदर्शन रेड्डी का नाम आगे बढ़ाया है, जबकि एनडीए ने मैदान में उतारा है सीपी राधाकृष्णन को। चुनावी राजनीति में यह नाम सिर्फ उम्मीदवार नहीं होते, यह पूरे समीकरण को बदलने की ताकत रखते हैं। संजय राउत का आरोप है कि एनडीए अपने ही वोटों को लेकर आशंकित है और उन्होंने सीपी राधाकृष्णन के झारखंड राज्यपाल कार्यकाल पर भी सीधे सवाल खड़े कर दिए।